नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर है वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, B8 का पेपर है। ये B.Ed स्पेशल एजुकेशन HI, BI, ID, CP, MD सभी के लिए है। तो आइए हम अपना टॉपिक देखते हैं। टॉपिक जो है हमारा मॉड्यूल जो है फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, ओवरव्यू ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। तो इसमें जो 1.1 है वो पूछा है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ क्या है। तो न्यूरो डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें तंत्रिका तंत्र और ब्रेन आता है। तो ब्रेन और तंत्रिका तंत्र में डिसऑर्डर हो सकता है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ क्या है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के विकारों को संदर्भित करते हैं जो जन्म से लेकर बचपन तक होते हैं, जीवन भर होते हैं। मतलब बचपन तक नहीं, जीवन भर प्रभावित कर सकते हैं। इन विकारों से प्रभावित व्यक्तियों को क्या कौन कौन सी समस्या होती है, सीखने, व्यवहार और सामाजिक संबंधों में कठिनाई होती है। ठीक है, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं, पहला है ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें सामाजिक संचार करने में यानी कि सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आती, चुनौतियाँ आती हैं। नेक्स्ट है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें ध्यान केंद्रित करने में, अटेंशन एक जगह पे केंद्रित करने में, फोकस करने में काफ़ी कठिनाई आती है और बहुत ज़्यादा अत्यधिक सक्रियता होती है, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने में कठिनाई यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसमें पढ़ने, लिखने, गणना करने में समस्या उत्पन्न होती है। बौद्धिक विकलांगता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है, बौद्धिक अक्षमता बोल सकते हैं आप। मानसिक विकास में देरी होती है, सोचने और समझने में कठिनाई होती है। जो माइलस्टोन होता है वो डिले होता है, मानसिक विकास में देरी होती है। स्ट्रोक या मस्तिष्क में चोट लग जाती है जिसमें मस्तिष्क के विकास में रुकावट, जैसे कि जन्मजात मस्तिष्क की विकृति होती है। ठीक है, तो ये सारी समस्या आ सकती है। अब इसके लक्षण देखें तो लक्षण क्या हो सकते हैं, सामाजिक संपर्क में कठिनाई, भाषा और संचार में समस्या हो सकती है, मोटर कौशल की कमजोरी, मतलब जो फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है उसमें काफ़ी कठिनाई होती है, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। इसका कारण क्या होता है, तो अनुवांशिक और जेनेटिक कारण हो सकता है, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण या समस्याएं हो सकती हैं, जन्म के समय मस्तिष्क में चोट लगना हो सकता है, पर्यावरणीय कारक जैसे कि प्रदूषण, पोषण की कमी आदि, ये सारी चीज़ें, ये सारे कारण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1.2 जो है हमारा टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक पूछा तो किसके हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के। तो इसके सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, प्रमुख प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो इससे पहले हमने उस पर बात की थी। सामाजिक बातचीत और संचार में कठिनाई होती है, जो रिपीटेड व्यवहार है उसको बार बार करते हैं, और बहुत सीमित रुचि होती है इनकी, जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। संवेदनशीलता में बदलाव होता है, जैसे ध्वनि और रोशनी से अत्यधिक प्रतिक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आवाज़ पे, या बहुत ज़्यादा हाइपर, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो नेक्स्ट है ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसमें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, अत्यधिक सक्रियता, नियंत्रण में समस्या होती है, व्यवस्थित कार्य करने में परेशानी होती है। ठीक है, अब थर्ड जो है सीखने में कठिनाई, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है पढ़ने, लिखने और गणना करने में समस्याएं होती हैं, जैसे डिसलैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया है। फिर सामान्य बुद्धिमत्ता के बावजूद विशेष क्षेत्रों में कठिनाई होती है, शैक्षिक प्रदर्शन में कमी, लेकिन क्षमताएं जो होती हैं वो सामान्य होती हैं। जैसे नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता। तो इसमें मानसिक विकास में देरी होती है, सोचने और समझने, निर्णय लेने में कठिनाई होती है, दैनिक जीवन के कार्यों में सहारा या देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है, टिक्स डिसऑर्डर है और तंत्रिका तंत्र की विकृति है। टिक्स डिसऑर्डर जो है इसमें अनियंत्रित शारीरिक हरकतें, मतलब जो शारीरिक एक्टिविटी होती हैं वो अनकंट्रोल होती हैं, उनको उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या आवाज़ें जैसे हकलाना,
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तंत्रिका तंत्र में विकार से प्रभावित मोटर और आवाज़ का नियंत्रण कम होता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक और शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? सामाजिक और संचारात्मक कठिनाइयाँ, मतलब संचार करने में, कम्युनिकेशन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में कठिनाई होती है। वाक्यांश या भावनाओं को, मतलब इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या सिंटैक्स है वो बोलने में कठिनाई, वाक्यांश या भावनाओं को अपनी फीलिंग को व्यक्त करने में काफ़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक सक्रियता। इसमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो शारीरिक गतिविधियों में अत्यधिक सक्रियता होती है। स्थिर बैठने या एक जगह ध्यान केंद्रित करने में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनकी जो सीमित रुचियां हैं और दोहराए जाने वाले व्यवहार हैं। विशिष्ट रुचियां या शौक से अत्यधिक रुचि, रोजमर्रा की गतिविधियों में बदलाव का विरोध, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक चुनौतियां। अब इसमें सामाजिक परिस्थिति में परेशानी या चिंता, कहीं भी बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर जाने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, घबराहट या उत्तेजना के लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक या शैक्षिक कठिनाई। अब इसमें पढ़ाई, गणना या लिखने में कठिनाई हो सकती है। सोचने और समझने में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है। नेक्स्ट है 1.3 प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस। तो प्रिवलेंस का मतलब होता है प्रसार। प्रसार देखते हैं सबसे पहले। तो जो प्रसार है, प्रसार का मतलब होता है किसी विशेष समय में किसी विकार या बीमारी के साथ प्रभावित व्यक्तियों का की कुल संख्या। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, विश्व भर में ऑटिज्म के मामलों की संख्या बढ़ रही है। अनुमानित 1% से 2% बच्चे इस विकार से प्रभावित होते हैं। ठीक है, लड़कों में ये विकार लड़कियों की तुलना 4-5 गुना अधिक और सामान्य पाया जाता है। ADHD जो है, अनुमानित 5 से 7% बच्चों में ADHD के लक्षण होते हैं। ये विकार लड़कों में अधिक देखा जाता है, लगभग 3 गुना अधिक है, मतलब लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। तीसरा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी, 5 से 15% बच्चे विभिन्न प्रकार से सीखने की कठिनाइयों से प्रभावित होते हैं, जैसे डिसलैक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिसग्राफिया है, सामान्य सीखने की कठिनाइयाँ होती हैं। बौद्धिक अक्षमता, ये विकार 1 से 3% जनसंख्या में पाया जाता है। विभिन्न डिग्रीज में हल्की, मध्यम, गंभीर बौद्धिक विकलांगता हो सकती है। अब इसका इंसिडेंट देखते हैं, घटना देखते हैं क्या। तो घटना का मतलब है किसी विकार या बीमारी को नए मामलों के साथ घटना का मतलब है किसी विकार या बीमारी के नए मामलों की संख्या जो किसी निश्चित समय अवधि में सामने आते हैं। ठीक है, क्या है, किसी निश्चित समय और अवधि में सामने आते हैं, वो घटना कहलाते हैं। मतलब जो नई बीमारी और नए मामलों की संख्या जो किसी निश्चित समय अवधि में सामने आते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो है ASD का है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इन विकारों के नए मामले की संख्या बढ़ रही है, विशेष रूप से बेहतर पहचान और स्क्रीनिंग के कारण। ठीक है, अनुमानित नए मामलों की संख्या दर वर्ष बढ़ रही है और इससे संबंधित कारणों में पर्यावरणीय और आनुवंशिक कारक शामिल हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो इसके मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे नए मतलब कारण जुड़ रहे हैं, आनुवंशिक और इन्वायरमेंटल दोनों कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक विकलांगता या बौद्धिक अक्षमता। तो इसके भी नए मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जन्म के समय के कारण होते हैं या जन्मजात समस्याएं हो सकती हैं, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, या फिर मस्तिष्क में कोई समस्या होती है तो हो सकता है। नेक्स्ट है 1.4 कजेज, कारण, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के कारण। तो कजेज क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं, नेटल, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। तो जन्म के पहले, दौरान या बाद में प्रभावित होते हैं। इन कारण में सामान्यतः 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, पर्यावरण और आनुवंशिक। जन्म संबंधित कारणों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर देखते हैं। तो इसमें जेनेटिक जो है मैच्यूएशन है, कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल विकार का कारण DNA में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ऑटिज्म या बौद्धिक विकलांगता। ठीक है, अगर किसी में DNA में है ऑटिज्म और बौद्धिक विकलांगता या बौद्धिक अक्षमता, तो होने के चांसेस होते हैं विरासत में, या फिर हेरिडिटी फैक्टर हो सकता है, आनुवंशिक हो सकता है। दूसरा है गर्भावस्था और जन्म से जुड़े कारण।
प्रीनेटल एंड बर्थ रिलेटेड फैक्टर। तो गर्भावस्था में जो इन्फेक्शन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि जर्मन मील्स, रूबेला, या फिर इसको बोलते हैं जिला, जो भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। गर्भ में पोषण की कमी हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसमें फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब जो में दोष हो सकता है, जिससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में विकृति आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है गर्भावस्था में शराब या ड्रग्स का सेवन, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होती है मदर तो भी दिक्कत होती है। शराब या ड्रग्स का सेवन बच्चे के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि फेटल अल्कोहल सिंड्रोम। फिर प्रारंभिक जन्म में प्रीमेच्योर बर्थ जो होता है बच्चे का, अगर 7 मंथ पे बर्थ हो जाए तो समय से पहले जन्म लेने से मस्तिष्क के विकास में काफ़ी रुकावट आ सकती है। तो ये चीज़ें ये कारण हो सकते हैं। अब पोस्टनेटल फैक्टर देखते हैं। तो पोस्टनेटल फैक्टर जो है मस्तिष्क की चोट, जैसे ब्रेन इंजरी हो सकती है, जन्म के बाद मस्तिष्क में चोट लग गई तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन हो सकता है, मस्तिष्क में संक्रमण जैसे कि मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस विकास को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है इन्वायरमेंटल फैक्टर 4। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में प्रदूषण हो सकता है, इसमें वायु प्रदूषण हो सकता है, मतलब एयर पोल्यूशन हो सकता है, पर्यावरणीय विषाक्त, मतलब कोई ऐसे इन्वायरमेंट में विषैला पदार्थ मिल गया तो मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक तनाव, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। अत्यधिक तनाव विशेषकर गर्भावस्था के दौरान बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। अन्य कारण हो सकता है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक, मानसिक और सामाजिक दबाव हो सकता है। अव्यवस्थित पारिवारिक स्थिति भी विकासात्मक विकारों को बढ़ा सकती है। 1.5 है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसमें पूछा है शैक्षिक कार्यान्वयन, न्यूरो डेवलपमेंट का शैक्षिक कार्यान्वयन। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के लिए शैक्षिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन उसका समर्थन और अनुकूलन के साथ उसकी शैक्षिक यात्रा को बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर हम बच्चे का सपोर्ट करते हैं और उसके साथ अनुकूलन करते हैं यानी कि एडॉप्टेशन करते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले व्यक्तिगत शैक्षिक योजना यानी कि IEP। तो इसमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम जो है या प्रोग्राम होता है, प्लान नहीं होता है। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है तो बच्चों के विशिष्ट और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा योजना का निर्माण किया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है तो उसके लिए विशिष्ट उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, एजुकेशन की योजना बनाते हैं। और इसमें शैक्षिक उद्देश्य रणनीति, मतलब कैसे हमें पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, कितने टाइम में पढ़ाना है, कैसे क्या उद्देश्य होंगे, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। तो जो बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं और चुनौतियां होती हैं उनके अनुरूप हम प्लान तैयार करते हैं। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा हो सकता है, स्पेशल एजुकेशन हो सकता है। विशेष शिक्षा कक्षाएं शिक्षक बच्चों के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलता है विशेष शिक्षा से। इन कक्षाओं में बच्चों को छोटे समूहों में पढ़ाया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अगर स्पेशल बच्चों का हम रेशियो देखें तो है 1:8 या 6 कर सकता है, ठीक है। तो उनके सीखने की जो गति, इन कक्षाओं में बच्चों को छोटे समूह में पढ़ाया जाता है और उनके सीखने की गति शैली के हिसाब से पाठ्यक्रम अनुकूलित किया जाता है। यहाँ पर पाठ्यक्रम कैरिकुलम एडॉप्टेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर उनके हिसाब से पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है। अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उसको टुकड़ों में किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। अगर कोई शब्द बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं समझ में आ रहा है, तो शब्द को रिमूव करके उसकी जगह पे सरल शब्द या फिर पिक्चर यूज़ कर सकते हैं उनकी। तो इस तरीके से हम पाठ्यक्रम का अनुकूलन करते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। तो जो शिक्षण विधियाँ हैं
इसमें मल्टी सेंसरी अप्रोच, बहु आधारित शिक्षण, जैसे दृश्य, श्रव्य और स्पर्श के माध्यम से सीखने का तरीका, मतलब विजुअल, ऑडिटरी और टच के माध्यम से सीखने का तरीका। उदाहरण के लिए जो डिसलेक्सिया वाले बच्चों को दृश्य और श्रवण विधियों का उपयोग करके सिखाया जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल इंटरवेंशन, व्यवहारात्मक हस्तक्षेप। इसमें बच्चों के व्यवहार में सुधार के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन और शिक्षण विधियाँ होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चों को सामाजिक कौशल और भावनात्मक विनियमन, मतलब किस तरीके से इमोशनल रिटेंशन सिखाने के लिए विशेष गतिविधियाँ जो हैं वो आयोजित की जाती हैं। अब स्कूल में समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है ताकि बच्चे समाज में अपनी पहचान बना सकें। असिस्टिव टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, मतलब सहायक तकनीकी दे सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं, बच्चों को सीखने में सहायता मिले, जैसे कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी या फिर कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं सिखाने के लिए। नेक्स्ट है सहायक और समायोजन, सपोर्ट एंड एडजस्टमेंट। तो इसमें समय में एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, ऑप्शन ज़्यादा दे सकते हैं, जो भी जैसे परीक्षा में लिखित के बजाय मौखिक उत्तर या टाइपिंग का विकल्प दे सकते हैं। शिक्षक और परिवार का सहयोग, टीचर एंड फैमिली कोलैबोरेशन। तो इसमें हम फैमिली को ट्रेंड कर सकते हैं, टीचर तो ट्रेंड होते हैं ताकि मतलब उनकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप उन्हें सेवा या सहयोग मिल सके। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे उनके विकार क्या कुछ भी हों। बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने और समग्र शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए मदद करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को हम समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डाइवर्स लर्नर होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो सभी की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है और उसको ध्यान में रख के ही उनको एजुकेशन दी जाती है। फिर है मॉड्यूल 2 यानी कि यूनिट 2, लर्निंग डिसेबिलिटी, नेचर, नीड्स एंड इंटरवेंशन। 2.1 है डेफिनेशन, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन लर्निंग डिसेबिलिटी की, जिसको सीखने में कठिनाई होती है वो विकार है जो व्यक्ति के सामान्य बुद्धिमत्ता के बावजूद, मतलब जो IQ लेवल है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन उसके बावजूद पढ़ने लिखने और गणना करने या अन्य शैक्षिक कार्यों में कठिनाई होती है। इसमें मस्तिष्क के विकास में विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं, जिससे जानकारी प्राप्त करने, समझने और प्रयोग करने में कठिनाई होती है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स जो है, सबसे पहले डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होती है पढ़ने में कठिनाई, मतलब पठन में समस्या होती है। इसमें शब्दों को सही से पहचानने या पढ़ने में समझने में समस्या होती है। शब्दों को उलट कर पढ़ने या लिखने का कारण बन सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, उसमें जो छोटा बच्चा होता है उसको डिसलेक्सिया, जब भी वो बुक खोलता है तो उसके सामने अक्षर क्या करते हैं, वो डांस करने लगते हैं। तो ये डिसलेक्सिया होता है। डिस्कैलकुलिया जो होता है गणित संबंधी, मतलब मैथ संबंधी समस्या होती है, जिसमें गणना और गणितीय अवधारणाओं को समझने में समस्या आ सकती है। संख्याओं का उलटफेर करना, सरल गणनाओं में कठिनाई। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट टाइप जो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधी कठिनाई होती है, लिखने में कठिनाई होती है, जैसे कि शब्दों को सही से लिखना या विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है। हाथों में लिखने में अक्षरों का आकार गलत होना या लिखावट में गड़बड़ी होना। अक्सर बहुत बार क्या होता है कि अक्षर छूट जाते हैं लिखने में। प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से समझने में कठिनाई होती है। ये सुनने या देखने, अन्य संवेदी जानकारी को समझने में रुकावट डाल सकते हैं। अब इनके लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो डिसलेक्सिया है, पढ़ाई में कठिनाई, बच्चों को किताब पढ़ने, समझने और शब्दों को सही पहचानने में कठिनाई होती है। अक्सर शब्दों को उलट कर पढ़ते हैं, जैसे ब को द पढ़ना। नेक्स्ट है गणना में समस्या, बच्चों को जोड़ने, घटाने और अन्य गणितीय कार्यों में कठिनाई हो सकती है। संख्या जो होती है उसको याद रखने में परेशानी हो सकती है। लेखन में समस्या,
बच्चों की लिखावट में गड़बड़ होती है, शब्द और वाक्य संरचना में त्रुटियां होती हैं। सही लेखन कौशल में सुधार करने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ध्यान की कमी, बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, जिसका उनके शैक्षिक प्रदर्शन जिससे उनका जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है वो प्रभावित हो सकता है। संगठित करने में कठिनाई, विचारों को व्यवस्थित करने में समस्या होती है, कार्यों को क्रमबद्ध सीक्वेंस से करने में परेशानी होती है। सामाजिक और भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं। पढ़ाई में कठिनाई होने के कारण बच्चे में आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों में संकोच कर सकते हैं। 2.2 है टूल्स एंड एरियाज ऑफ असेसमेंट। टूल्स एंड एरियाज ऑफ असेसमेंट जो है मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स ऑफ असेसमेंट, जिसमें मानसिक परीक्षण, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। तो ये परीक्षण बच्चे की बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता और समस्याओं को हल करने की क्षमता को मापता है। अब दूसरा जो है, इसमें IQ टेस्ट होते हैं, जैसे कि WISC। WISC का फुल फॉर्म है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। एक बेसिक MR है, वो भी एक टेस्ट तरीके का टूल होता है, टेस्ट होता है। शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशनल असेसमेंट, ये परीक्षण बच्चों की शैक्षिक कौशल जैसे कि पढ़ाई, लेखन, गणना और समझने की क्षमता को मापता है। एकेडमिक परीक्षण जैसे वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट का उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत मूल्यांकन, इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट, इस मूल्यांकन में व्यक्तिगत तरीके से बच्चों की कठिनाई को समझने के लिए बच्चे की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किया जाता है। इसमें शिक्षकों, माता पिता और अन्य पेशेवरों की रिपोर्ट भी शामिल होते हैं, जो इंडिविजुअलाइज्ड असेसमेंट होता है। नेक्स्ट है न्यूरो साइकोलॉजिकल परीक्षण, यानी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है, ये मस्तिष्क के कार्यों को जैसे कि अटेंशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता का मूल्यांकन करता है, ध्यान, स्मृति और समस्या हल करने की। तो इसमें मेमोरी टेस्ट, अटेंशन स्पैन टेस्ट बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। विकासात्मक मूल्यांकन जो है डेवलपमेंटल असेसमेंट है, इसमें इस परीक्षण से ये पता चलता है कि बच्चा किस विकासात्मक स्तर पर है, जैसे कि भाषा, मोटर कौशल या सामाजिक कौशल। डेवलपमेंट एक और टेस्ट है डिनेवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, ये इसका एक उदाहरण है। अब मूल्यांकन का क्षेत्र क्या हो सकता है, एरिया ऑफ असेसमेंट क्या हो सकता है, तो रीडिंग हो सकती है, डिस्लेक्सिया, इसमें पढ़ाई का क्षेत्र एक क्षेत्र है जिसमें डिस्लेक्सिया, जैसे पढ़ाई में कठिनाई को पहचानने के लिए बच्चों के पढ़ने की गति, समझ और शब्दों को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है लेखन, डिस्ग्राफिया होता है, के लक्षणों को पहचानने के लिए बच्चों की लेखन क्षमता और लेखन गति का मूल्यांकन किया जाता है। लेखन में जो त्रुटियां होती हैं, हैंडराइटिंग की समस्याएं या विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई देखी जा सकती है इसमें। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, डिस्कैलकुलिया जैसी गणितीय विकारों का मूल्यांकन बच्चों की गणना, संख्याओं की पहचान और गणितीय अवधारणाओं को समझने की क्षमता से किया जाता है, जिसमें ध्यान और मेमोरी, अटेंशन एंड मेमोरी, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने, जानकारी को जल्दी से याद रखने और लंबी अवधि के लिए याद रखने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये खासतौर पर न्यूरो साइकोलॉजिकल परीक्षण में देखा जाता है। इसमें भाषा कौशल का भाषा कौशल एक इस एरिया हो सकता है, बच्चों को बोलने, सुनने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। भाषाई विकार, जिसमें भाषा को समझने में कठिनाई होती है और जैसे कि फेनेटिक दोष हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल, बच्चों के सामाजिक व्यवहार और यहाँ पर फोनेटिक दोष जो होता है, जैसे लैंग्वेज को, साउंड को समझने में, उच्चारण करने में दोष हो सकता है। बच्चों के सामाजिक व्यवहार और समूह में समायोजन की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सीखने में कठिनाई के साथ सामाजिक समस्याएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है 2.3 स्ट्रेटजी फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स। यहाँ पर राइटिंग 2 बार हो गया है, तो आप एक ही कर सकते हो, रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, स्पष्ट और धीमी गति से पढ़ाई, रीड स्लो एंड क्लियरली। बच्चों को शब्दों और वाक्यों को स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए कहा जा सकता है।
उन्हें धीरे धीरे पढ़ने और समझने की प्रक्रिया में मदद मिल जाएगी। उसके अलावा फोनिक्स बेस्ड अप्रोच हो सकता है, वर्णमाला और ध्वनियों से जुड़ा। डिस्लेक्सिया के लिए शब्दों का उच्चारण उनकी ध्वनियों से परिचित कराने के लिए फोनेटिक पद्धति का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को ध्वनियों और उनके संबंधित अक्षरों को जोड़ने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट है यूज़ विजुअल ऐड। इसमें विजुअल ऐड का यूज़ कर सकते हैं। चित्र है, फ्लैश कार्ड है, पिक्चर कार्ड है, ऑडियो विजुअल मटेरियल है। बच्चों की मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा रोचक हो सकती है और समझने योग्य बना सकते हैं। रिपीटिशन यानी कि रिकैप्चुलेशन करवा सकते हैं, दोहरा सकते हैं, बच्चों को बार बार पढ़ाई करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक ही जो पैराग्राफ होता है, एक ही वाक्य बार बार पढ़वा के देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज शॉर्ट सेंटेंस एंड सिंपल लैंग्वेज। मतलब बहुत छोटे और सरल भाषा का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चे छोटे वाक्य और सरल शब्दों को समझते हैं और वो समझेंगे इसलिए समझेंगे ताकि उनको पढ़ने में कठिनाई ना हो। तो हम जब भी यूज़ करते हैं, एक फॉर्मूला है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल चीज़ें पढ़ानी चाहिए, फिर कठिन चीज़ें पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट है राइटिंग। यहाँ पर जो राइटिंग के लिए स्ट्रेटजी है, लेखन में सहायता उपकरण, राइटिंग एड्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। जो वर्तनी को करेक्ट, जैसे हम आजकल बहुत टाइप करते हैं तो कोई अक्षर गलत होता है तो उस पर रेड वो आ जाता है या फिर वो ऑटो करेक्ट हो जाता है। ध्वनि को लिखने वाली तकनीकी सहायता जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच का यूज़ कर सकते हैं। स्मरण और योजना, मेमोरी एंड प्लानिंग। बच्चों और चित्रों या मैप्स की मदद से विचारों की योजना बनाने के लिए कहें। उन्हें लेखन से पहले विचारों और व्यवस्थित करने के लिए हम ज्योग्राफिक ऑर्गेनाइजर या फिर हम ये बोल सकते हैं डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। स्वयं से संवाद, सेल्फ टॉक। लेखन शुरू करने से पहले बच्चों को विचारों को खुद से कहने और उन्हें कागज़ पर लिखने की प्रक्रिया में मदद करें। स्मॉल स्टेप दे सकते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं। पैराग्राफ लिखना, वाक्य पूरे करना, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बड़े अक्षर और छोटे अक्षरों को सही तरीके से लिखना सिखा सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए रणनीति, तो इसमें विजुअल और कॉन्क्रीट मटेरियल दे सकते हैं। जैसे बच्चों को काउंटिंग के लिए ब्लॉक्स, गणना बोर्ड या फिर बहुत सारी टॉफ़ीज़ आती हैं, पेंसिल आती हैं, वो दे सकते हैं। चित्रों के माध्यम से संख्याओं और गणनाओं की अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। मेमोरी और रिकैप्चुलेशन या रिपीटिशन, स्मरण और पुनरावृत्ति। बच्चों को गणितीय तथ्य और गुणा भागों के जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करवा सकते हैं। गणितीय गीत या राइम्स का उपयोग करें ताकि बच्चे गणितीय तथ्यों को याद कर सकें। राइम्स मतलब हम पोएम की तरीके से उनके जो फॉर्मूले हैं उनको बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं। नेक्स्ट है संख्याओं का समूह, ग्रुप्स नंबर टुगेदर। बच्चों को बड़ी संख्याओं और छोटे समूहों में विभाजित करके जोड़ने या घटाने के लिए कह सकते हैं। गणना को आसान बनाने के लिए उन्हें दर्ज संख्या पंक्ति का उपयोग करवाएं। धीरे धीरे समस्या समाधान, मतलब जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो बहुत स्लोली करवाएं, ये नहीं कि बहुत फास्ट। बच्चों को गणितीय समस्याओं को हल करने में धीरे धीरे धैर्यपूर्वक कदम दर कदम मार्गदर्शन कर सकते हैं। गणितीय शब्दों का अर्थ समझना, मतलब जो भी अर्थ है उसका, जो टर्म्स है मैथमेटिक का, उसको समझाने के लिए स्पष्टीकरण करें, उसका सरल भाषा में समझाएं, जैसे जोड़, घटाओ, गुणा, भाग आदि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2.4 जो है कैरिकुलर एडॉप्टेशन, IEP फर्दर एजुकेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरिकुलर एडॉप्टेशन किस तरीके से कर सकते हैं लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ्यक्रम अनुकूलन का उद्देश्य उन छात्रों की शिक्षा देने में मदद करता है जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के हिसाब से अनुकूलित किया जा सकता है। मतलब जिनको ज़्यादा कठिनाई होती है समझने में, सीखने में, उनके लिए हम कैरिकुलम एडॉप्टेशन कर सकते हैं। उनके लिए
कैरिकुलम को फ्लैक्सिबल बना सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है पाठ्यक्रम की सरलता। हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को जटिल जो भी कठिन पाठ्यक्रम है उनको समझने में आसानी से, इसके लिए पाठ्यक्रम को सरल कर सकते हैं, ठीक है, उसका सरलीकरण कर सकते हैं। समय का विस्तार, एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, बच्चों को परीक्षा या कार्यों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वे अपनी गति से काम कर सकें। विविध शिक्षण विधियाँ, डिफरेंट टीचिंग मेथड, जैसे विजुअल हो गया, ऑडिटरी हो गया, कानेस्थेटिक मतलब एक्टिविटी बेस्ड तरीके से बच्चों को सिखाने के लिए कई प्रकार की शैक्षिक विधियाँ अपनाई जाती हैं, ठीक है। संसाधन का उपयोग, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, बच्चों को तकनीकी सहायता जैसे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, विशेष शैक्षिक उपकरणों और सहायक तकनीकी का उपयोग करवा सकते हैं। सामग्री का अनुकूलन कर सकते हैं, जो भी हमारे पास मटेरियल है उसका अनुकूलन कर सकते हैं, जैसे किताबें हैं, प्रश्न पत्र हैं, अन्य शैक्षिक सामग्री बच्चों की समझ और क्षमताओं के हिसाब से अनुकूलित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैरिकुलम एडॉप्टेशन में कर सकते हैं। दूसरा जो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, आईपी तैयार कर सकते हैं, जो विशेष शिक्षा वाले बच्चों के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें उनकी शैक्षिक ज़रूरतें और उद्देश्यों के अनुसार एक योजना बनाई जाती है। व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण, मतलब इंडिविजुअल गोल बना सकते हैं, जैसे हर बच्चे को अलग वो करके कि इसकी ये कमियां हैं, इसको ऐसे सुधारना है, तो ऐसे हम गोल बना सकते हैं। विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तिगत लक्ष्य, शैक्षिक लक्ष्य तैयार किए जाते हैं। शैक्षिक सेवाएं और समर्थन, इसमें छात्रों को मिलने वाले विशेष शिक्षा सेवाएं जैसे विशेष कक्षाएं, उनकी काउंसलिंग और शैक्षिक सहायक सेवाएं शामिल होती हैं, ठीक है। मूल्यांकन की समीक्षा, इवेल्युएशन एंड रिव्यू, तो आईपी का समय समय पर मूल्यांकन और समीक्षा की जाती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। हम बार बार आईपी में पोस्ट असेसमेंट करवाते हैं, प्री असेसमेंट के बाद पोस्ट असेसमेंट, बार बार असेसमेंट करवाते हैं ताकि पता चले कि बच्चे को जो पढ़ाया गया है उसको सही तरीके से समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं। पारिवारिक सहयोग, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, माता पिता को आईपी में शामिल किया जा सकता है ताकि बच्चे के शैक्षिक विकास में सक्रिय भूमिका निभा सके। एकोमोडेशन कर सकते हैं, परीक्षा के दौरान समय ज़्यादा देख सकते हैं, विशेष उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, अनुकूलन दिए जाते हैं। इसके अलावा फर्दर एजुकेशन, आगे की शिक्षा, तो सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए आगे की शिक्षा के अवसर और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो इसमें सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाएगा, उन्हें दे सकते हैं। स्पेशल जो इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं जा सकते हैं, जैसे जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें विशेष स्कूल में भेज सकते हैं। ओकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आत्मनिर्भर जीवन कौशल सिखा सकते हैं। समाज और समुदाय की भागीदारी में मतलब पूर्ण रूप से बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। 2.5 जो है वो है ट्रांजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिशन एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिशन एजुकेशन ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। ट्रांजिशन शिक्षा का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को स्कूल से उनके अगले जीवन के चरण, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मतलब जो बच्चे हैं उनकी जब स्कूलिंग हो जाती है तो वो कॉलेज की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो वो होता है ट्रांजिशन। जीवन चरण में संक्रमण करने के लिए सहायता प्रदान करता है, विशेषकर जब वो सीखने की कठिनाई, लर्निंग डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। स्कूल के से जीवन के अन्य हिस्से में ट्रांजिशन, ये जो फेज़ है ये शिक्षा छात्रों को स्कूल खत्म करने के बाद कॉलेज, कामकाजी जीवन या अन्य सामाजिक और सामुदायिक कार्यों में समायोजित होने के लिए तैयार करती है। तो इसमें आत्मनिर्भरता ज़रूरी होती है। छात्रों को अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत देखभाल और वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाते हैं ताकि वे जीवन में आत्मनिर्भर बन सकें। व्यावसायिक कौशल सिखाए जाते हैं, उनकी जो भी रुचि होती है, क्षमता होती है, उसके अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जॉब पा सके, रोजगार कर सकें। समाज में समायोजन, ये जो प्रोसेस होती है वो बच्चों को समाज में पूरी तरह से समाहित होने में मदद करती है, जिसमें जो भी सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं
उसमें सकारात्मक रूप से इनका समाज में ताकि वो समाज में योगदान दे सके। समस्याओं का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, छात्रों को ये सिखाया जाता है कि वे अपनी और आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें, अपने सामने मतलब जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान कैसे करें ताकि वो रियल वर्ल्ड से जुड़ सकें और उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे निपट सकें। जीवन भर की शिक्षा, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। जीवन भर की शिक्षा की अवधारणा ये सुनिश्चित करती है कि पूरे जीवन किसी उम्र में शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। ये विशेष रूप से सीखने वाले कठिनाई वाले बच्चे और जो वयस्क होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये उन्हें निरंतर विकास और समायोजन का अवसर प्रदान करते हैं। तो इसमें कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। जीवन भर की शिक्षा बच्चे और वयस्क को नए कौशल सिखा सकते हैं, पुरानी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर कौशल हो गया, जीवन कौशल हो गया या अन्य प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण, हेल्थ और मेंटल वेलबींग। जीवन भर की शिक्षा में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जानकारी दी जाती है, जिससे बच्चे वयस्क को बेहतर जीवन जीने के लिए मतलब सक्षम हो सकते हैं। समाज और तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल, ये शिक्षा बच्चों और वयस्कों के लिए नेक्स्ट है समाज और तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल। तो इसमें मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनको समाज में हो रहे जितने भी बदलाव होते हैं उनको नई तकनीकी के साथ तालमेल बिठाने की तालमेल बिठाने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है स्वयं की देखभाल और जीवन कौशल, सेल्फ केयर एंड लाइफ स्किल। जीवन की शिक्षा से बच्चों को व्यक्तिगत देखभाल, टाइम मैनेजमेंट, समस्याओं को हल करने जैसे महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समावेशन, सोशल इल्यूजन। बच्चों और जो भी वयस्क होते हैं उनको समुदाय के में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वह समाज और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। तो ये चीज़ें हम इनको लाइफ एजुकेशन के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनको लाइफ एजुकेशन के लिए हम तैयार कर सकते हैं ये चीज़ें करके। नेक्स्ट है मॉड्यूल 3 है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नेचर, नीड्स एंड इंटरवेंशन, जिसमें 3.1 है टूल एंड एरियाज ऑफ असेसमेंट। तो इसमें सबसे पहले 3.1 है टूल्स एंड एरियाज ऑफ असेसमेंट, जिसमें मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स और असेसमेंट जो है मानसिक परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्टिंग होती है। IQ टेस्ट का उपयोग बुद्धि की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। इसमें एक टेस्ट है स्टैंड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट और वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जिसको WISC भी बोलते हैं। टेस्ट बच्चों के मानसिक और विकास की बुद्धिमत्ता को मापने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। शैक्षिक परीक्षण जो है इसमें हम वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ अचीवमेंट, कुफमैन टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट का उपयोग कर सकते हैं। विकासात्मक परीक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेनेवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। व्यवहार मूल्यांकन के लिए हम कर सकते हैं ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स या बिहेवियर रेटिंग स्केल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्षेत्र है असेसमेंट का वो क्या हो सकता है, तो बुद्धि और मानसिक विकास हो सकता है पहला क्षेत्र, जिसमें बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है, सोचने की क्षमता को मेजर कर सकते हैं। IQ टेस्ट कर सकते हैं ताकि उसकी जो मानसिक विकास है उसका पता चल जाए। शैक्षिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पढ़ाई, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक और बच्चे की जो क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक परिणामों के माध्यम से ये देखा जाता है कि बच्चा एकेडमिक कार्यों में कितना सक्षम है। समाज और भावनात्मक क्षमता, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स जो है उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बच्चे की सामाजिक व्यवहार, रिश्ते बनाने की क्षमता और सामाजिक समावेशन का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स टीचर रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। भाषा और संचार, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर सकते हैं, जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज असेसमेंट का उपयोग किया जाता है। मोटर कौशल का असेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का टेस्ट किया जाता है। 3.2 है स्ट्रैटेजी फॉर फंक्शनल एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स, जिसमें फंक्शनल एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स फॉर इंटेलिजेंस। तो इसमें एकेडमिक स्किल्स के लिए स्वतंत्र अध्ययन करवा सकते हैं। सॉरी, एक सेकेंड।
तो इसमें एकेडमिक कौशल, स्वतंत्र अध्ययन, छात्रों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की आदत डाल सकते हैं ताकि वे अपनी सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। समय प्रबंधन करवा सकते हैं, सामान्य ज्ञान से जो मतलब रोजाना से घटनाओं, जो भी रोजाना घटनाएं होती हैं, जनरल नॉलेज होती है, उससे जुड़ी जो भी जानकारी प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना और बौद्धिक विकास में सहायता देना। लिटरेसी, पढ़ने लिखने और कौशल में सुधार करने और छात्र और भाषा विचारों को व्यक्त करने और समझने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। गणितीय सोच, इसमें गणित की क्षमताओं को हल करना बौद्धिक कौशल को बढ़ाता है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सम, सामायिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दूसरा है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में संचार कौशल आ जाएगा, सामाजिक समायोजन सिखा सकते हैं, सहानुभूति और समझ, टीम वर्क की चीज़ें जैसे समूह में कार्य करना, सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करना, निर्णय लेने की क्षमता, जो भी सामाजिक परिस्थिति आती है उसमें सही निर्णय लेना और दूसरों के साथ कैसे सामंजस्य एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उससे सहमति बनाने के तरीके सिखा सकते हैं। दूसरा है मानसिक और भावनात्मक विकास, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो स्वयं पर विश्वास करना सिखा सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल सिखा सकते हैं, पॉजिटिव सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे 3.4 है असिस्टिव डिवाइसेस एडॉप्टेशन, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, पर्सन सेंटर्ड, लाइफ स्किल्स एजुकेशन। तो इसमें जो है बौद्धिक विकास के लिए सहायक उपकरण, अनुकूल व्यक्तिगत शिक्षा योजना, व्यक्ति केंद्रित योजना और जीवन कौशल। तो इसमें सबसे पहले सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस का अडॉप्टेशन कैसे कर सकते हैं, तो परिभाषा देख लेते हैं। सहायक उपकरण वह साधन होते हैं जो व्यक्तियों को शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक विकलांगताओं को पार करने में मदद करते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या हो सकता है, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में सुधार करना ताकि वह व्यक्ति को शैक्षिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में आसान हो। ठीक है, उदाहरण हो सकता है स्मार्ट टैबलेट दे सकते हैं, सुनने वाले उपकरण, श्रवण क्षमता की कमी वाले छात्रों के लिए कीबोर्ड और माउस अनुकूलन कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो है वो कर सकते हैं, आईपी कर सकते हैं, विशिष्ट योजना है जो छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। लक्ष्य क्या होगा, प्रत्येक छात्रों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक अनुकूलित शैक्षिक योजना तैयार कर सकते हैं, जिसमें विशेषताएं होती हैं, लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं, समय सीमा और समीक्षा सहायता सेवाएं दे सकते हैं, जैसे शैक्षिक समर्थन कर सकते हैं, ट्यूशन लगा सकते हैं, ट्यूटरिंग या थेरेपी जैसे अतिरिक्त सहायक सेवाओं का प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत केंद्रित योजना, पर्सन सेंटर्ड प्लान, पीसीपी। परिभाषा, एक व्यक्ति विशिष्ट योजना है जिसे व्यक्ति की इच्छाओं, जरूरतों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। लक्ष्य क्या हो सकता है, व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं को प्राथमिकता देना, जैसे शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक। विशेषता क्या हो सकती है, व्यक्तिगत लक्ष्य, सहायक परिवार और टीम, समर्थन सेवाएं दे सकते हैं, समाज में समावेशी जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं का प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 जो है जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं, जिसमें परिभाषा जो है क्या होगी लाइफ स्किल की, जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ऐसे कौशल सिखाना है जो जीवन के समग्र रूप से मतलब टोटल रूप से मददगार हो, जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत क्षमता को सुधारना। इसका लक्ष्य क्या हो सकता है, बौद्धिक और मानसिक विकास के साथ आत्मनिर्भरता बढ़ाना। मुख्य कौशल संचार कौशल हो सकता है, समय का प्रबंधन सिखा सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता सिखा सकते हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता सिखा सकते हैं, वित्तीय साक्षरता, पैसों का प्रबंध और बजट बनाना सिखा सकते हैं। 3.5 वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडिपेंडेंट लिविंग। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में परिभाषा जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की, व्यावसायिक प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्तियों को विभिन्न कौशल सिखाना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और रोजगार प्राप्त कर सके। अब इसका जो लक्ष्य है, बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को काम करने के लिए आवश्यक तकनीकी और सामाजिक कौशल प्रदान करना। इसके प्रकार क्या हो सकते हैं, क्या क्या हम वोकेशनल ट्रेनिंग में दे सकते हैं, कंप्यूटर कौशल सिखा सकते हैं, हस्तशिल्प, सिलाई बुनाई कला सिखा सकते हैं, कुकिंग सिखा सकते हैं, कामकाजी जैसे खाना बनाना, सफाई करना, मैन्युफैक्चरिंग और हैंडवर्क सिखा सकते हैं, उद्योग में काम करने के लिए प्रशिक्षण। इससे लाभ क्या हो सकता है, आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करता है, रोजगार अवसरों को बढ़ाता है, आत्मविश्वास और सामाजिक समावेशन में सुधार हो सकता है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंट लिविंग, स्वतंत्र जीवन। स्वतंत्र जीवन में परिभाषा, स्वतंत्र जीवन का उद्देश्य बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को अपने जीवन शैली को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करना। अब इसका लक्ष्य क्या हो सकता है, किसी भी बाहरी सहायता के बिना दैनिक कार्यों को स्वयं से करने में सक्षम बनाना।
ठीक है, अब इसमें हम इंडिपेंडेंट लिविंग का मुख्य पहलू क्या होगा वो देख लेते हैं। तो स्वयं की देखभाल करना सिखा सकते हैं, जैसे कि खुद के काम, भोजन बनाना, कपड़े धोना, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक समायोजन सिखा सकते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, आर्थिक प्रबंधन सिखा सकते हैं, पैसों का प्रबंधन, किस तरीके से खर्च को नियंत्रण करना है, नैतिक निर्णय लेना सिखा सकते हैं, आवश्यक सेवाओं का उपयोग। अब इससे लाभ क्या होगा? बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वतंत्रता में वृद्धि हो सकती है, सामाजिक समावेशन और जीवन में गुणवत्ता आ सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है 3.5 तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं है तो अच्छी बात है। और ये बताइए कि आपको पेपर कैसा लगा शॉर्ट नोट्स में। अगर चीज़ें जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है वो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं 1-2 मिनट की वीडियो बना के उस टॉपिक पर डाल दूँगी, ताकि आपका वो पर्टिकुलर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं, तब तक के बने रहिए मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।